हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की हमारे क्लास का टॉपिक है जॉन स्टुअर्ट मिल। सो प्लीज़ इसको रिलेट मत कर देना स्टुअर्ट लिटिल से, क्योंकि वो एक भाई मूवी थी, ठीक है, चूहे की मूवी थी। तो उसको रिलेट मत कर देना, ये एक फ़िलोसफर है। तो इस फ़िलोसफर के बारे में जैसे कि हम हर लेक्चर में डिस्कस करते हैं, इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो मेन होगा, ठीक है। क्योंकि इनकी भाई जो लाइफ होती है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूज़न भरी चीज़ें भी होती है। तो हम लेक्चर में वो कन्फ्यूज़न भरी चीज़ें ही क्यों लाएंगे, हम वो इंपॉर्टेंट चीज़ें लाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी थिंकर को पढ़ने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद में जो जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए सबसे फेमस वाली चीज़ें जिसके बारे में वो जाना जाता है, वो जाता है लिबर्टी, यानी कि फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में। तो उसके सारे कितने क्या नेचर है, क्या टाइप्स है, उसने किस किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ें आज हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले भाई बहुत स्टूडेंट ना, बहुत सारे नहीं है, कुछ ही ऐसे गिने चुने स्टूडेंट है जो ये कहते हैं कि मैडम आपने 2 मिनट ऐसे ही निकाल दी, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट ख़राब कर दी। मतलब बात तो वो ऐसे करते हैं कि जैसे 2 मिनट में वो बहुत करोड़ों की डील कर देते हो, बहुत तगड़ी तगड़ी उनकी कंपनी खड़ी हो, है ना। तो भाई स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी किसी भी चैनल पर जाओगे, कहीं भी किसी के भी लेक्चर अटेंड करोगे, तो आपको स्टार्टिंग के 2-3 मिनट तो ये चीज़ें आपको सुननी ही पड़ेगी। बिकॉज ऑफ किसी भी लेक्चर की स्टार्टिंग की 1 या 2 मिनट होती है उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने वाली। आपका जो मेंटल लेवल है ना, वो थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, जो डिसबैलेंस हुआ रहता है, ठीक। तो स्टार्टिंग में कोई भी वीडियो ऐसे नहीं है कि उसमें नमस्कार भी ना करें, हम उसका स्टार्टिंग भी ना करें, इंट्रोड्यूस भी ना करें कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, बस धड़ाधड़ स्टार्ट कर दें। ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है। चलिए, अब ज्ञान की बातें तो हो गई हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनका नोटिफिकेशन, जो अपडेट है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और लाइक कर देना, पहले पूरा लेक्चर देख लेना, उसके बाद लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप पर इस लिंक को ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। ये छोटे छोटे काम है जो आपको करने होते। बाकी इसकी वीडियो की जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, वो अवेलेबल हो जाता है। मैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो, सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से, सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। भाई अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही करते हैं कि जो फिलोसफर होते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बातें कर लेते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ। तो बेंथम के प्रमुख शिष्य जेम्स मिल के पुत्र, अब यहाँ पे देख लो, जो जॉन स्टुअर्ट मिल है ना, उनके जो फादर हैं, उनके जो गुरु रहे हैं, उनके जो टीचर रहे हैं, वो बेंथम रहे। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब देख लो उनके गुरु की जो परछाई है ना, उनका जो इफेक्ट है वो कहाँ तक जाने वाला है, समझ रहे हो ना। तो जैसे बेंथम अपने जीवन में काफ़ी प्रख्यात था, काफ़ी फेमस था, ऐसे ही मिल भी थे। देखना कैसे कैसे चीज़ें होती हैं उनके सामने। तो बेंथम के प्रमुख जो शिष्य, जो उनके स्टूडेंट हैं, जेम्स मिल, उनके पुत्र थे जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनका जन्म लंदन में 20 मई 1806 में हुआ था। और अपने पिता के संरक्षण, उनकी प्रोटेक्शन में ही, उनके डिसिप्लिन में ही जॉन मिल की जो एजुकेशन है वो, ये समझ लो, बचपन से स्टार्ट हो गई थी। यानी कि उसने पैर ज़मीन पर भी नहीं रखा था, तब से उसकी जो एजुकेशन है वो स्टार्ट हो गई थी। तो इसकी वजह से जो एथिक्स है, जो लॉजिक वाली चीज़ें, जैसे तर्कशास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमी है, इन सब का ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में उसने स्टडी करनी स्टार्ट कर दी। और भाई 16 साल की उम्र में उसने वो कंप्लीट भी कर दी। तो बेंथम के बारे में भी तो यही पढ़ा था ना कि उसने 16 साल में, 15-16 साल में ही उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। भाई ये होते हैं लेजेंड, ठीक है। यहाँ पर लोग 21-21, 22-22 साल के होकर के ग्रेजुएशन, अगर वो बैक वैक ना निकले तो हो जाती है, नहीं बैक थे तो भाई अपना बैक ही निकालते रहो, फिर तो ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं होते। यहाँ देखो, ये तो एलिजेंट 16 साल की उम्र में इन्होंने कंप्लीट कर ली अपनी एजुकेशन, है ना। बस खास बात ये होती है कि भाई देखो, जो जॉन स्टुअर्ट मिल है ना, उनकी खास बात ये है कि उस समय पे ना, मतलब अगर हम 1866 की बात करें, तो ब्रिटिश कॉमन सभा, जो हाउस ऑफ कॉमन है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, एक पार्लियामेंट का एक दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, तो एक हाउस ऑफ कॉमन। तो उन वहाँ का वेस्ट मिनिस्टर निर्वाचन क्षेत्र से भी उनको मेंबर्स के लिए नॉमिनेट किया था, मतलब एक तरीके से चुना गया था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय पे ग्लैडस्टोन थे। तो उनकी व्यक्तित्व में या उनकी प्रेजेंट में इनकी जब वो थे, एक मतलब बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित है, अगर हम ये कहें तो वो जॉन स्टुअर्ट मिल के कार्यों से, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और हमेशा उसको लेकर के वो कहा करते थे, क्या कहा कि जब भी मैं जॉन स्टुअर्ट मिल को सुनता तो ऐसा लगता है जैसे किसी संत को सुन रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें उनके जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे, उनके बारे में ऐसा वो बोला करते थे, ठीक है। तो यहाँ तक कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ही ली हैं। और साथ में देखो,
अगर हम इनकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वोटिंग बिहाफ को सपोर्ट किया, फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट किया, फीमेल वोटिंग राइट्स को सपोर्ट किया, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। और अगर इनकी मृत्यु यानी कि डेथ की बात करें तो इनकी डेथ 1873 में, यानी कि 1873 में फ्रांस के अविगन नगर में इनकी डेथ हो गई थी। तो थिंकर को हम उसके जन्म से लेकर के पढ़ते हैं, उसके मृत्यु तक उसको पढ़ते हैं, ठीक है। बीच में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर करने की होती हैं और कुछ चीज़ें सच में पढ़ने की होती है, वो हमने सब डिस्कस कर लिया। यहाँ तक की चीज़ें तो क्या ही डाउट हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए आराम से अपना भर भर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ भी बेतुके सवाल पूछ रहे हैं, और बेतुके सवालों का तो खैर मैं आंसर कभी देती नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई काम का क्वेश्चन है और सही में उसका सॉल्यूशन मुझे लगता है कि देना चाहिए तो मैं देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मिल की कुछ राइटिंग्स के बारे में, कुछ कृत्य के बारे में, कुछ बुक्स के बारे में। अब ये देखो इनकी जो बुक्स है ना, इनके नाम से पता लगा कि इतनी खतरनाक बुक्स इन्होंने लिखी है, यानी कि भाई सच में ये तो संत आदमी था, ठीक। और हाँ एक और चीज़ है भाई, ये तो जो भी चीज़ें मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में बताती हूँ या मैं रील्स बता रही हूँ या मैं इसके शॉर्ट बता रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके गुणगान कर रही हूँ। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आपको इंडियन थिंकर के साथ साथ वेस्टर्न थिंकर भी पढ़ना पड़ेगा, ये कंडीशन है, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। 4th सेमेस्टर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो थोड़ा देशभक्ति रखनी चाहिए, लेकिन जहाँ स्टडी है वहाँ स्टडी भी करनी ज़रूरी होती है। हम अपने देश के प्रति हमें जो कर्तव्य है वो भी निभाने चाहिए, और जहाँ से हमें नॉलेज मिल रही है, चाहे वो वेस्टर्न्स की कल्चर को पढ़ने से मिल रही है, चाहे वो हम अपने इंडियन कल्चर को पढ़ने से मिल रही है, वो हमें लेनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई हम तो भारतीय हैं, हम क्यों वेस्टर्न को पढ़ेंगे। वेस्टर्न को अडॉप्ट करना और वेस्टर्न को स्टडी करना दोनों में अंतर होता है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के चीज़ों को सुना करो, समझा करो और तब बात किया करो, ठीक है। चलिए ये तो होगी थोड़ी थोड़ी ज्ञान में बीच बीच में पेलती रहती हूँ, क्योंकि ज़रूरी होता है, कुछ बच्चों के लिए इतना ज्ञान ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तीसरा है ऑन लिबर्टी, फोर्थ है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, फिफ्थ है यूटिलिटेरियलिज्म, थर्ड ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, सेवेंथ है द सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन, एंड लास्ट है ऑटोबायोग्राफी। तो इन सारी राइटिंग्स को पढ़ करके आप समझ चुके होंगे, थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, ठीक है। चाहे वुमेंस की बात करें, वुमेंस लिबर्टी की बात करें, या वोटिंग राइट्स की बात करें, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबके लिए, ठीक है। एक यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, हम बहुत ऑक्सफोर्ड का नाम, आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन लेना इम्पॉसिबल सा है, लोगों के सपने होते हैं, कुछ इंडियंस भी हैं जिनके सपने होंगे भाई, है ना, कि ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो जाए, वहाँ की लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, ये है वो, हम वीडियोस में भी देखते हैं काश यहाँ पे एडमिशन हो जाए। जब स्टार्टिंग में इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो स्टार्टिंग में वहाँ पे वुमेन एजुकेशन नहीं थी, यानी कि गर्ल्स के लिए कोई वहाँ पे एजुकेशन थी नहीं। ये तो बाद में फिर एजुकेशन आई, जब मूवमेंट वगैरह हुए कि गर्ल्स को भी भाई इक्वालिटी, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन इक्वालिटी मिलनी चाहिए, तब जा कर के वहाँ पर ये चीज़ें आई। तो ये भाई वेस्टर्न में भी था, जितने भी देश हमें बहुत सो कॉल्ड डेवलपमेंट वाले दिखते हैं ना कि बहुत अच्छे हैं, उनमें भी स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें थी, बुराइयाँ थी, जो ख़त्म करके मूवमेंट हुए, फिर रेनेसा का युग आया, फिर पुनर्जागरण हुआ, तो वहाँ पर भी चीज़ें सुधरी, ठीक है। तो सोसाइटी तो सबकी ऐसी रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में, कि लिबर्टी व्यूज ऑफ मिल। तो मिल स्वतंत्रता को लेकर के क्या बात करता है, सबसे पहले तो बात करते हैं स्वतंत्रता क्यों, वाई। तो मिल ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस बेस पर लिबर्टी के संबंध में अपने विचार दिए हैं कि स्वतंत्रता की आवश्यकता हमें क्यों है। मतलब हम लिबर्टी की बात तो करते हैं, लेकिन लिबर्टी हमें चाहिए क्यों है, इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए मिल ने लिबर्टी की नीड को 2 बेस पर एक्सप्लेन किया है, कि भाई जो स्वतंत्रता है उसकी आवश्यकता हम 2 तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों है। पहला है कि व्यक्ति की दृष्टि से, दूसरा है समाज की दृष्टि से, ठीक है। व्यक्ति की दृष्टि से लिबर्टी देखें तो हम अपना भाई हम अपने जो विचार है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, कहीं भी एजुकेशन ले सकते हैं। और समाज की दृष्टि से देखें तो हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। एक सोसाइटी, एक समुदाय है, और उस सोसाइटी में रहते हुए हमें थोड़ा सा मतलब डिसिप्लिन देखना पड़ता है कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो किसी और का मतलब और के प्रॉब्लम का रीज़न ना बने, कि भाई हम तो अपनी स्वतंत्रता को फुल टू एंजॉय करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों में मिल ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ
लिबर्टी की बात करें, यानी कि स्वतंत्रता का एक्चुअल में नेचर कैसा है, तो यहाँ पे दो तरीके की स्वतंत्रताएं यहाँ पर मिल ने बताई है। एक होती है कंप्लीट यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट लिबर्टी। दूसरी है नियंत्रित या संयमित स्वतंत्रता यानी कि डिसिप्लिन या एक तरीके से नियंत्रित कंट्रोल्ड जो लिबर्टी होती है। अब पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि जो कंप्लीट लिबर्टी है उसका मीनिंग्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि व्यक्ति को अपने संबंध में कार्य करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। कंप्लीट लिबर्टी हम उसको बोलेंगे जब हम अपने से रिलेटेड जो भी कार्य हम पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर उसको कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कंप्लीट फ्रीडम। दूसरी है नियंत्रित या संयमित, डिसिप्लिन की जो लिबर्टी है यानी कि संयमित स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है, को अपने को भी और दूसरों को भी हानि नहीं पहुंचाने देने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, संयमित या नियंत्रित स्वतंत्रता। ठीक है, कि भाई हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन हम इतना ध्यान रखेंगे कि उससे हम दूसरों को भी तकलीफ ना दें। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में कि टाइप्स ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पर दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, किसी भी तरीके से हम अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं उसकी स्वतंत्रता। दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि एक तरीके ये लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेस, थॉट ऑफ एक्सप्रेस। ठीक है, अब जब थॉट ऑफ एक्सप्रेस की बात आती है तो लिबर्टी का सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि जब हम अपने विचारों को, हम अपने ओपिनियन को, हम अपने थॉट को कहीं पर भी अभिव्यक्त कर सकते हो, यानी कि कोई रोक टोक ना हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में जब हम कहीं सभा में बैठे हो, किसी असेंबली में बैठे हो, किसी सेमिनार में बैठे हो, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये अगर हमारे पास ये राइट्स है, ठीक है, कि भाई हमारे पास स्वतंत्रता है, हम किसी के भी पॉइंट को उठा करके क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत बोलो, लेकिन हाँ, अगर किसी की बातें हम किसी की बातों को अगेंस्ट होना चाहते हैं, किसी की बातें हम सपोर्ट नहीं करना चाहते, भाई किसी के विचारों को हमें सपोर्ट नहीं करना है, तो हम अपने ओपिनियन उसमें रख सकते हैं। हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि आप चुप रहो, आप नहीं बोल सकते, नहीं, आप बोलो, लेकिन हम उसमें से ये पॉइंट हमें पसंद नहीं है और उसको हम इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो होता है। और यही क्या होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। या फिर किसी भी सेमिनार या किसी भी असेंबली में हम अपने विचारों को रख रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं, किसी को पसंद आए या ना आए इससे मैटर नहीं करता है, बट हमने अपने विचार रखे। ठीक है, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट होंगे। यही जीवन है, यही लाइफ है। कुछ लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे, कुछ लोग आपके अगेंस्ट रहेंगे। आप कितना ही अच्छा काम करे जाए, आप कितना ही बुरा काम कर दी जाए, ठीक है, उसमें भी दो तरीके के लोग आपके सपोर्ट और अगेंस्ट में रहेंगे। ठीक है, अच्छे में भी और बुरे में भी। ठीक, अब दूसरा हम बात करेंगे कार्य करने की स्वतंत्रता। कार्य करने की स्वतंत्रता का मतलब होता है आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप कंप्लीटली, जो भी हम अपनी कंप्लीट फ्रीडम की अभी हमने बात की थी कि हम अपना काम अपनी तरीके से कर पा रहे हैं, दैट इज कार्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको जितना चाहे आप उतना लेंथी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत बड़ा करके आप लिख सकते हैं अगर आपका सब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों तो आप बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों के बारे में, यानी कि मिल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट व्यूज। तो ये जो प्रतिनिधि शासन है उसके संबंध में मिल अपने क्या विचार रखता है, ठीक है, आप उससे कितना सहमत होते हैं, हम उससे कितना सहमत होते हैं, ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इन सब टॉपिक को जब हम डिस्कस करते हैं तो आप अपने माइंड में ये ज़रूर सोचें कि हाँ, मिल या कोई भी ऐसा थिंकर जब इस तरह की कोई बात कर रहा होता है तो आपका उस पर क्या विचार होता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जहाँ भी, जिस भी यूनिवर्सिटी से, जिस भी शहर, सिटी, प्रदेश से, गांव से, जहाँ से भी अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ उसे मेंशन जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि हमारे स्टूडेंट का जो हमारा लिंक है वो कहाँ तक जुड़ पा रहा है। और बाकी आपका सपोर्ट और आपका स्नेह हमारे साथ बना रहे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। अब जब हम मिल की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट व्यूज़ की बात करते हैं तो सबसे पहला व्यूज़ और सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम जो उसने बताया वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम। उसने कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ ए गुड सिस्टम, सबसे बेस्ट सिस्टम है, इससे बढ़िया सिस्टम कोई हो ही नहीं सकता, जिसमें सरकार चुनने की जो शक्ति है वो जनता के पास है। ठीक भाई, डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे जनता, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र है, जनता का तंत्र है। ठीक है, तो उन्होंने इस सिस्टम को बेस्ट बताया। दूसरा, प्रतिनिधि सभा का संगठन एवं कार्य, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है उसके ऑर्गेनाइजेशन या वर्क्स के बारे में। तो एक प्रतिनिधित्मक शासन में सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसकी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली या उसकी पार्लियामेंट होती है। ठीक है, तो मिल यहाँ पर पार्लियामेंट को ड्यूल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहता है
और दोनों सदनों में जो रिप्रेजेंटेटिव का बेस है उसको अलग अलग रखना चाहता है। कहने का मतलब जैसे कि हम यूके की पार्लियामेंट को देखते तो यहाँ पे दो सदन है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो इसी तरीके की मिल के भी ऐसे विचार हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है वो हम दो सदनों में उसको डिवाइड करेंगे। मतलब ऐसा वो चाहता है, उसके व्यूज़ है, हम उसके व्यूज़ ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसने उस समय पे इस तरीके की चीज़ें सोची हैं, आज तो बहुत कुछ चेंज है, ठीक। तीसरा पॉइंट है आनुपातिक प्रतिनिधि यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। जो भी रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो उसमें प्रोपोर्शनल सिस्टम को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। उसके सपोर्ट में मिल हमेशा रहते हैं कि हर चीज़ अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स है वेरी बेनिफिशियल्स फॉर पार्लियामेंट या और अदर सिस्टम जो भी गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है। कहने का मतलब है सिंपल शब्दों में बताऊं कि भाई जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं ना, हर एक वोटर्स को उन सबको प्राथमिकता देने का अधिकार है। यानी कि किस प्रायोरिटी पर मेरे को किसको किस प्रायोरिटी क्या प्रायोरिटी देनी, फर्स्ट पोजीशन पे किसको रखना है, सेकंड पे किसको रखना है, थर्ड पे किसको रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मताधिकार के लिए शैक्षणिक व संपत्ति संबंधी योग्यता है। अब यहाँ पे मिल एक्सप्लेन करता है कि भाई जो वोटर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो उन्होंने बताया कि वोट देने का अधिकार ना उसी सिटीजन को मिलना चाहिए जो प्रॉपर रूप से भाई शैक्षिक योग्यता रखता है, यानी कि जो एजुकेटेड हो, ठीक है। अनपढ़ लोगों को हम वोटिंग राइट्स नहीं दे सकते क्योंकि उनमें इतनी समझ होती नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कम से कम उनकी एजुकेटेड तो वो होने ही चाहिए, तभी हम उनको अधिकार दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बहुल मताधिकार यानी कि प्लूरल वोटिंग राइट्स। तो मिल प्रत्येक नागरिक को एक सिंगल वोटिंग का वो समर्थन नहीं करता कि भाई चलो एक कैंडिडेट है एक वोट दे दी बात खत्म, नहीं। वो इस डायरेक्शन से सामान्य बुद्धि वालों और विशेष बुद्धि वालों के मध्य थोड़ा सा डिफरेंस करता है कि भाई जिनका सिंपल माइंड है उनके लिए तो सिंगल वोटिंग रखो, लेकिन जो इंटेलिजेंस है कम से कम उनके लिए ड्यूल जो वोटिंग सिस्टम है वो होना चाहिए, ठीक है। वो एक से अधिक लोगों को वोट कर सकता हो, इतनी कैपेबिलिटीज उसके अंदर है और हमें वो राइट्स उसको देने चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है खुला मतदान है कि ओपन वोटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे इलेक्शंस का जो प्रोसेस है उसके डायरेक्शन से देखें तो मिल जो गुप्त मतदान है उसको समर्थन नहीं करता है। वो हमेशा कहते हैं कि भाई ओपनली वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, सब कुछ खुला मतदान के आधार पर ही होना चाहिए और मत देने के अधिकार को वह एक पवित्र अधिकार समझता है, एक प्योर राइट समझता है कि सारे राइट्स होंगे लेकिन सबसे पवित्र अधिकार क्या है, मत देने का अधिकार, जिससे सिस्टम तैयार होता है, जिससे गवर्नमेंट तैयार होती है। इससे पवित्र कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। तो फटाफट से नीचे कमेंट में आपको बताना है ओपन वोटिंग क्या होती है, खुला मतदान क्या होता है, गुप्त मतदान क्या होता है, ठीक है। हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, इलेक्शन सिस्टम जब इलेक्शन होते हैं हम लोग देखते होते हैं, तो गुप्त मतदान क्या होता है और खुला मतदान क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे दूँ भाई, जो गुप्त मतदान होता है ना उसमें कुछ नहीं पता होता है किसने किसको वोट दी है, कुछ नहीं पता होता है। अब खुले मतदान के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अब तक के लेक्चर के लिए भाई थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक तो पहले सबसे पहले देखो, लेक्चर तो चलता रहेगा लेकिन बीच में पॉज करके सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको इमीडिएटली पता लगता रहेगा कि अच्छा लेक्चर आ गए, अच्छा ये नोटिफिकेशन है, अच्छा ये अपडेट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है स्त्री मताधिकार का समर्थन, यानी कि जो वुमेन वोटिंग राइट्स है उसको सपोर्ट करने में मिल ने भाई पूरी ताकत लगा दी। और सबसे ज़्यादा हम स्टार्टिंग में ये भी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि मिल एक ऐसे थिंकर रहे जिन्होंने वुमेन राइट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट या इस तरह की जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट किया, इसको क्रिएट किया, ठीक है। तो वो हमेशा एक अच्छे सोसाइटी को क्रिएट करना चाहते थे और उनका मानना था कि भाई एक अच्छी समाज, एक अच्छी सोसाइटी हम तभी क्रिएट कर पाएंगे जब हम अपने सिस्टम में वुमेंस को भी पार्टिसिपेट करने की जो राइट्स है वो दिला पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देश की जो पॉपुलेशन है उसका कुछ ना कुछ परसेंट हिस्सा वुमेंस का भी है, तो वुमेंस का भी एक राइट्स होता है कि वो अपने जो उनके कैंडिडेट हैं, जो उनके सिस्टम है, जो उनका गवर्नमेंट है, उसमें भी उनकी भागीदारी उतनी ही हो जितनी बाकियों की है, ठीक है। तो उन्होंने स्त्री मताधिकार का काफ़ी ज़्यादा समर्थन यहाँ पे किया और हालांकि देखो कड़ी आलोचना उसकी वहाँ पे भी हुई है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी नहीं चाहती है भाई वुमेंस को कुछ ज़्यादा अधिकार मिल जाए। तो उस समय पे भी बहुत ज़्यादा कड़ी आलोचना
मिल की हुई थी। क्योंकि देखिए जब आप सोसाइटी से थोड़ा सा हट करके कोई काम करते हैं ना, आपकी पसंद का है और उसमें से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई इस काम को करे, तो सोसाइटी में कुछ लोगों के अंदर ना एक कीड़ा उबलता है। वो चाहते हैं कि ये काम ये कभी कर ही ना पाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो हमेशा ये चलता रहता है। जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे ना, तो सोसाइटी के बहुत सारे लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे ये क्या करने जा रहे हो, तो कुछ है ही नहीं, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब आपको लाभ और हानि दो के बीच में स्टक करके रख देंगे और आप समझ नहीं पाओगे आपको करना क्या है। तो ऐसे लोग आपको आपकी ज़िंदगी में मिलते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, इग्नोर करना है। चल शिट, आगे हम अपनी मर्ज़ी से अपना काम करेंगे। हमें जिसे सपोर्ट करना है हम खुलकर ओपनली और पूरे विश्वास के साथ सपोर्ट करेंगे। मतलब विश्वास भी ना करें, लेकिन हाँ अपने व्यूज़ रखो, अपने खुद के व्यूज़ रखो। ये नहीं कि किसी ने किसी से सुन लिया या तुम मुझसे भी सुन रहे हो और मेरे ही व्यूज़ अपना करके बैठे हो। नहीं, अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिल को लेकर के हमने काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी धमाकेदार सारे विचार यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल लगेगा। एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसके लिए भी मैंने पहले से ही वीडियो में पूरे प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पहले से ही बता दिए थे। लेकिन आने वाले टाइम में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बाकी पीपीटी या आपको नोट्स में चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, टेलीग्राम पर आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, टेलीग्राम है और इंस्टाग्राम में जाकर के फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ भी स्टोरी या रील्स के ज़रिए हम आपको छोटी छोटी अपडेट या इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।